एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है शांति निकेतन के कलाकार। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है राम किंकर बैच कॉल ऑफ द मिल। इसका समय ये है कैनवास पर तेल रंग। संग्रह है ललित कला अकेदमी नई दिल्ली। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यद्यपि शांति निकेतन बंगाल स्कूल से ही प्रेरित है, तथापि दोनों में पर्याप्त अंतर है। 1903 ईस्वी में बंगाल स्कूल की स्थापना उस समय हुई थी जब अवनींद्रनाथ टैगोर के तत्वावधान में नंदलाल बोस और उनका समसामयिक सहयोगी दल प्राचार्य और पाश्चात्य प्रणालियों में समन्वय स्थापित करने में जुटा था। यूरोपियन, जापानी और मुगल कला के समन्वित प्रभाव ने अलंकारिता व जटक रंगों का प्राश्रय दिया, परंतु इन सब प्रभावों को पचाने के लिए उनमें सूक्ष्म अंकन विधान, ड्राइंग की परिपक्वता और सृजन दक्षता नहीं थी। परवर्तीय पीढ़ी के कलाकारों को वाष्पदर्शी वातावरण का अभ्यास, स्पेस और दृश्य चित्रण का निष्प्राण रूढ़ी बनकर रह गई, जिसके बाद में आकृष्ट करने वाले तत्व क्रमश क्षीण होते गए। कुछ अरसे तक ऐसा लगा जैसे कला के सहज विकास में गत्य अवरोध उत्पन्न हो गया है। इस बहुमुखी विकास सम्मान और भिन्न चित्रण परंपरा की ओर उन्मुख करने में कुछ नव्यता का पुट आवश्यकता था। गुरुदेव की साधना भूमि शांति निकेतन स्थित ब्रह्मचार्य आश्रम में तत्कालीन सृजन प्रक्रिया को अनुकूल भूमि एवं दिशा प्राप्त हुई। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित ब्रह्मचार्य आश्रम को सीमित परिधि में न रखकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में रूपांतरित करने का प्रयत्न हो रहा था। प्रकृति का निकट सहचर्य, उन्मुक्त वातावरण और उसकी हरी भरी क्रीड़ा स्थली में कला के महोत्थान का बिंब अधिक प्रखर एवं सुस्पष्ट होकर उभरा। 1919 ईस्वी में कला भवन की औपचारिक स्थापना हुई। इसके प्रथम प्राचार्य अध्यक्ष के रूप में असित कुमार हालदार ने कार्यभार संभाला। रविंद्रनाथ नंदलाल बोस की कला शैली में से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नंदलाल से कला भवन में कार्य करने का अनुरोध किया, लेकिन उस समय वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। इस संबंध में रविन्द्रनाथ एवं अवनींद्रनाथ में पद विनिमय की हुआ था। वह 1920 ईस्वी में स्थायी रूप से शांति निकेतन में रहने लगे एवं 1923 ईस्वी में कला भवन के प्राचार्य अध्यक्ष हुए। उन्होंने इस पद पर 1953 ईस्वी तक कार्य किया। आचार्य नंदलाल बोस के सहयोग और प्रयत्नों ने कला क्षितिज को अधिक विस्तृत बनाया। यद्यपि उन्होंने समय की मांग और अनुकूलता की दृष्टि से बंगाल की प्रवृत्तियों को अंगीकार किया था, फिर भी नवीन संघर्ष के प्रतिनिधित्व के साथ साथ परंपरागत, आदि, मध्य और वर्तमान की रीति नीति का निर्वाह करते हुए उनकी प्रखर रूप चेतना जीवन के विविध मुखी अनुभवों को समाये बड़ी स्फूर्ति और सचेष्टा के साथ एक निर्णयात्मक गंतव्य का संधान करती रहीं। चित्रकला और मूर्तिकला के अलावा बाटिक, वुडकट, ग्राफिक्स के नए नए डिजाइन्स, हस्तकला, मांगलिक सज्जा, अल्पना और लोक कला की कितनी ही शैलियों की खोज की गई। एक निपुण शिल्प की भांति नंद बाबू ने अपनी सहज, संवेदनशील, संग्राहक बुद्धि से कला के क्षेत्र को अधिक व्यापक और विस्तृत बनाने का प्रयास किया, जिसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि उनकी उत्तराधिकारी परंपरा में ऐसे प्रबुद्ध संपर्क में आए जो उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अरुण हुए। विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैच, सुधीर रंजन खास्तीगिर आदि इन्हीं में से थे। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 से लेकर 80 ईस्वी जन्म से ही अंधेपन का शिकार हुए विनोद बिहारी मुखर्जी की गणना भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूतों में की जाती है। वे भित्ति चित्रण की विशिष्ट कला का अभ्यास करने वाले शांति निकेतन कलम के वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं। भित्तियों पर चित्रण, जिसका अभी हाल तक भारत में सुदृढ़ एवं गौरवमय इतिहास बना रहा, वस्तुतः निर्वासित हो गया। विनोद बिहारी के कार्य हम लोगों के प्राचीन परंपरा में शांति निकेतन के अनुसंधान के अंश रूप में विवेचित किए जा सकते हैं, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह भारतीय भित्ति चित्र में एक नए अध्यक्ष का सूत्रपात करता है, क्योंकि यह मौलिक और आधुनिक है एवं उनके व्यक्तित्व उद्योग का अविच्छेद्य अंग है। उनके सभी म्यूरल वास्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सूक्ष्म समझ को दर्शाते हैं। जन्म एवं आरंभिक जीवन। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के बेहाला में हुआ था। कलकत्ता में रहते हुए विनोद बिहारी ने संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल में आरंभिक पढ़ाई शुरू की। दरअसल उनके परिवार में संस्कृत का विशेष सम्मान था। यह हैरानी की बात है कि विनोद बिहारी ने अपनी कच्ची उम्र में ही रविन्द्रनाथ टैगोर और माइकल
मधुसूदन दत्त की अधिकांश रचनाएं पढ़ ली थीं। कोलकाता में हिपा हर प्रसाद शास्त्री के एक प्रतिभाशाली छात्र पंडित सुरेंद्रनाथ मजूमदार की विनोद बिहारी के भाई विमान बिहारी से मित्रता हो गई। इसी परिवार के कारण विनोद कोलकाता से शांति निकेतन आ गए और रविंद्रनाथ की अनुमति से यहाँ शिशु विभाग में भर्ती हो गए। लेकिन तभी से उनके आंखों की रोशनी क्षीण होती चली गई थी। शिशु विभाग में उनके शिक्षक नगेंद्रनाथ आयच और काली मोहन घोष थे। श्री आयच कलकत्ता स्कूल के प्राचार्य एवं कला शिक्षक श्री E.V. हैवेल के छात्र रह चुके थे। विनोद बिहारी 1917 ईस्वी में प्रथम शांति निकेतन के ब्रह्म विद्यालय में भर्ती हुए। तब विभिन्न संकायों तथा विभागों जैसे विभाजन तथा निर्धारित पाठ्यक्रम जैसी बात नहीं थी। पढ़ने लिखने के साथ गायन, वादन, नृत्य तथा कला एवं शिल्प विषयक सामान्य पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थी सम्मिलित रूप से भाग लेते थे। 1919 ईस्वी में पहली बार संगीत एवं कला के विभिन्न अंगों पर उच्चतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई और 1921 ईस्वी में जब शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठा मिली तो संगीत संकाय के लिए संगीत भवन और कला संकाय के लिए कला भवन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। विनोद बिहारी की एक आंख बचपन से ही कमजोर थी। उनके नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया गया। अंत में यही राय बनी कि आँख का ऑपरेशन करा दिया जाए। 1957 ईस्वी में ऑपरेशन हुआ परंतु वह नाकामयाब रहा। उस बेकार आँख का ऑपरेशन द्वारा निकालकर बाहर फेंक देना पड़ा। उनकी दूसरी आँख भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इस कलाकार ने अंधत्व से एक अलग तरह ही की विनम्र लड़ाई लड़ी। नतीजा यह हुआ कि वह अपने काम को एक नई दिशा दे सके। विनोद बिहारी बचपन से ही अपनी इस अभिशप्त व्यवस्था के चलते सबसे अलग रहा करते थे। अमूमन इस उम्र में बालक स्वभावतः खेल खेलते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं और शरारतें किया करते हैं, जबकि विनोद इन हंगामों से अलग और कटे रहते थे। अपनी अंतर्मुखी वृत्ति के चलते वह एकांत में बैठकर किताबें पढ़ा करते या चित्र बनाया करते थे। धीरे धीरे उनका हाथ चित्र बनाने के मामले में सधता चला गया और तभी यह सोचा जाने लगा कि जब इसकी रुचि इस तरफ विकसित हो गई है तो इसे किसी अच्छा कला गुरु के पास भेज दिया जाए। हालांकि तब तक शांति निकेतन का कला भवन अपने वर्तमान स्वरूप में या व्यवस्थित कला संस्थान के रूप में गठित नहीं हुआ था, लेकिन इसका यश रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से देश विदेश में फैलने लगा। परिवार वालों ने विनोद बिहारी को यहाँ भेजने के लिए अपनी सहमति दे दी। तब शांति निकेतन में कलकत्ता गवर्नमेंट आर्ट स्कूल के अध्यापक और प्रसिद्ध चित्रकला असित कुमार हालदार अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। विनोद बिहारी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मा, हीराचंद्र दुग्गड़, अर्जुदेव बंदोपाध्याय और कृष्ण किंकर घोष भी बतौर छात्र सम्मिलित हुए थे। संतोषालय जो तब निर्माणाधीन ही था और आजकल पाठ भवन का छात्रावास है, के एक कमरे में धीरेन्द्र कृष्ण और विनोद बिहारी मुखर्जी साथ साथ रहा करते थे। कुछ समय पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तिगत आग्रह पर नंदलाल बोस आंशिक तौर पर सप्ताह में 2 दिन कला शिक्षा प्रदान करने के लिए शांति निकेतन आने लगे। वस्तुतः वे कलकत्ता आर्ट स्कूल में अस्थायी कला शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और पाठ्य संबंधित विवाद के चलते कुछ नाराज से रहते थे। कला भवन में जब उन्होंने कमजोर स्वास्थ्य और कमजोर आंख वाले इस युवक को और उसकी तैयारी को देखा तो वह एक साथ आश्चर्यचकित और चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, अगर यह प्रतिभा संपन्न लेकिन एक कमजोर आंख वाला युवा चित्रकार बाद में अपनी इस आंख से भी देख नहीं पाएगा तो क्या होगा। बारीक रेखांकन, जटिल रंगांकन और चित्र संयोजन सब कुछ दृष्टि का ही खेल है। यह सब विनोद के लिए खेल के सिवा कुछ नहीं। यह सोचकर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से अपनी चिंता जताई। रविन्द्रनाथ ने पूछा कि वह किस काम को अपना अधिक समय देता है। तब नंदलाल ने कहा, वह कमरे के एक कोने में बैठा बैठा चित्र बनाता है। इस पर गुरुदेव ने कहा, ठीक है, उसे यही काम करने दो, वह उसी में कुछ अच्छा कर दिखाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण और विनोद बिहारी अपनी अपनी स्केचबुक लेकर शांति निकेतन और आसपास में प्राकृतिक दृश्यों के अंकन के लिए ग्वालपाड़ा, कोपाई नदी, पारोल डंगा, विनय भवन के पीछे सालवान और आम्रवन में विचरते रहते। इन गाँवों की निर्बंध ग्रामचर्या, निसर्ग का आदिगंत विस्तार और उन्मुक्त जीवन भला किस सर्जक को आकर्षित नहीं करेगा। संथाली गांवों में घूम घूम कर दोनों लोग जीवन से जुड़े छोटे छोटे प्रसंगों को रेखांकित किया करते। कोपाई नदी में नहाते धोते वह गांव में ही जो जना जवेना मिल जाता वहीं
खा पीकर अपनी छोटी सी स्केच बुक में बड़ी सी दुनिया को समेटते। कभी वह दोनों अंधेरी रात में रविंद्र संगीत गाते रहते तो कभी चांदनी में साल विधि के नाहे पेड़ों से बात करते रहते। धीरेन्द्र को इस राज बजाने का शौक था। विनोद खुद गाते नहीं थे, लेकिन गाना सुनने व वाक सुनने में उन्हें बड़ा रस मिलता था। उन्हीं दिनों विनोद में एक विशेष अभिरुचि पैदा हो गई, वह भी विभिन्न एल्बमों में संग्रहित पत्र पत्रिकाओं या कला संबंधित जर्नलों में प्रकाशित होने वाली विख्यात चित्रकारों की चित्रकृतियों का अध्ययन, मनन व विश्लेषण। अपने शिक्षकों और मित्रों के साथ तो उनका इस विषय पर तर्क वितर्क चलता ही रहता था। इस विशिष्ट कार्य में उनको एक और विद्वान संजन में सहायता मिली थी। वे थे सैयद मुजतबा अली, जो सिलहट से शांति निकेतन आए थे और पंडित विधुशेखर शास्त्री के अधीन शोध विभाग में कार्यरत थे। वे फ्रांसीसी और जर्मन भाषा का अध्यापन कार्य भी करते थे। विनोद की अध्ययनशील एकाकी प्रकृति उन्हें सैयद मुजतबा अली के निकट ले गई और यहीं से उन्होंने जीवन के देश विदेश की कालजयी रचनाओं और काल विषयक ग्रंथों के गंभीर अध्ययन का एक नया अध्याय आरंभ किया। इस बीच कला ममर्ग स्ट्रेला क्रैमर शांति निकेतन में कला इतिहास की कक्षाएं लेने लगी थीं, जिससे विनोद के मन में पाश्चात्य जगत के कला आंदोलन तथा चित्रकारों की कलाकृतियों के बारे में जानने का अवसर मिला। नंदलाल बोस तब तक शांति निकेतन के कला भवन में कला शिक्षक के स्थायी पद पर नियुक्त नहीं हुए थे और जैसा कि तय था कला से जुड़े सभी छात्रों को मार्गदर्शन किया करते थे। उनका किसी पर कोई दबाव नहीं था। कौन किस प्रविधि से और किस शैली से प्रभावित होकर काम कर रहा है, जिसकी जो मर्जी हो कुछ भी बनाए, और इसकी छूट उन्हें सबको दे रखी थी। वह स्वयं चित्र बनाया करते थे ताकि प्रचलित परंपरागत एवं प्रायोगिक या किसी विशेष पद्धति से किए गए कार्य और उनके समग्र प्रभावों का छात्र स्वयं देख परख सके। उन दोनों पौराणिक आख्यानों पर तथा रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पर उदाहरण के लिए अहिल्या उद्धार, अर्जुन का लक्ष्यभेद, कुरुक्षेत्र युद्ध, चक्रव्यूह में घिरा अभिमन्यु, लाक्षागृह दाह, राम वन गमन, सबरी प्रतीक्षा, अशोक वन में सीता आदि जैसे चित्र बनाए जाने का प्रचलन था। किसी आख्यान की अनुपस्थिति में ग्राम जीवन के विविध प्रसंगों का कोई प्राकृतिक भूदृश्याकन, सहरा या लैंडस्केप या फिर यथावस्तु चित्रण, स्टिल लाइफ का आम रिवाज था। सभी छात्र मोटे तौर पर प्रदत्त या प्रस्तावित विषय के अनुरूप अपनी अपनी कल्पना का सहारा लेकर चित्र बनाया करते थे। स्वयं नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रांकित ब्रज मुकुट और पद्मावती और सुजाता एवं बुद्ध से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। कहना न होगा, ऐसे आख्यान आधारित और हिंदू महाकाव्य एवं पुराणों पर आधारित चित्रों की परंपरा बंगाल शैली की ही नहीं, राजा रवि वर्मा के चित्रों की भी विशेषता रही है। लेकिन कारण जो भी रहे हों, विनोद बाबू ने पौराणिक या आख्यान मूलक चित्रों के अंकन के प्रति अपनी रुझान व्यक्त नहीं की। वह कल्पना जगत के रंग विन्यास या विलास अथवा कथा आधारित चित्रांकन इलिस्ट्रेशंस में रमने वाले कलाकार न थे। उनका अपना अलग और विशिष्ट संवेदनशील संसार था जहाँ वे अकेले विचरण किया करते थे। हालांकि रोमांटिक और पौराणिक आख्यान मूलक चित्रांकन के बारे में एक अपवाद अवनींद्रनाथ टैगोर की सुप्रसिद्ध कृति शाहजहां की मृत्यु की अनुकृति है। इस चित्र में युवराज मुगलिया पोशाक पहने और पगड़ी में सजे सवरे सिंहासन पर विराजमान है। पास ही बुलबुल तरंग बजाती ईरानी युवती और दोनों के बीच रखी नक्काशीदार मेज पर फल, सूरा पात्र आदि हैं। इस चित्र की प्रशंसा स्वयं नंदलाल बोस ने की थी और वह बाद के किसी के द्वारा खरीद लिया गया। विनोद बिहारी ने एक जगह कहा था, मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि मेरा वास्तविक गुरु कौन है, नंदलाल बोस या पुस्तकालय या शांति निकेतन का सादगी भरा परिवेश। बिना नंदलाल के मैं हुनरमंद नहीं हो सकता और बिना पुस्तकालय के वह सब नहीं जान सकता जो कि जान सका, और बिना प्रकृति के अध्ययन के उन बैलों सत्यपरक छवियों को कैसे आंक सकता था जो मैंने आंकी हैं। वस्तुतः अन्य छात्रों के मुकाबले विनोद बिहारी आरंभ से ही अपने ढंग से सारा काम किया करते थे और इस बात की बहुत परवाह नहीं करते थे कि उनके कार्य की कोई सराहना कर रहा है या नहीं। इसी बीच उन्होंने संतोषालय की दक्षिणी दीवार पर सूखे स्तर पर लेप चढ़ाकर देसी रंग के साथ ग्रामीण झांकियाँ तैयार की। 1921 ईस्वी की सर्दियों के दौरान कलागुरु नंदलाल, असित कुमार हालदार और सुरेंद्रनाथ कर बाघ गुफाओं की अनुकृति करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के बाघ नामक कस्बे में गए थे। वहाँ से वे अपने कार्य का ब्यौरा अपने
अपने सहयोगियों एवं छात्रों को लिखे गए पत्रों में भेजते थे। इन पत्रों में जहाँ तक एक तरफ उन भित्ति चित्रों की अनुकृति की जाने वाली प्रवृत्ति का उल्लेख होता, वहीं कभी कभार किसी चित्र का रेखांकन भी होता। तभी विनोद और धीरेन्द्र ने एक दिन यह तय किया कि उक्त प्रविधि के अनुरूप शांति निकेतन में भी प्रयोग के तौर पर ही सही भित्ति चित्रांकन का कार्य आरंभ किया जाए। दोनों ने बड़े उत्साह के साथ चूने और मिट्टी के मिश्रण के साथ संतोषालय की दीवार पर अस्तर तैयार किया, फिर उस पर देसी रंग और चावल के मार्त चित्रांकन शुरू किया। यह भित्ति चित्रण के इतिहास में एक नए पर्व का आरंभ था। विनोद बिहारी ने आनंद कैटिश कुमार स्वामी द्वारा संकलित इंडियन ड्राइंग्स में संग्रहित गाय के आधार पर अपना कार्य प्रारंभ किया, जबकि धीरेन्द्र ने अजंता की रेखा चित्र को अपना आधार बनाया था। इसी तरह अर्धेंदु और उनके सहयोगियों ने अजंता के प्रसिद्ध भित्ति चित्र 3 हिरण की नकल के साथ अपना कार्य शुरू किया था। विनोद बिहारी मुखर्जी की कलाकृतियाँ पहली बार 1921 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की सामूहिक प्रदर्शनी में दिखाई गई थी। शांति निकेतन के कला भवन में अपनी शिक्षा पूरी कर 1925 ईस्वी में विनोद बाबू कला भवन में ही अध्यापक हो गए। यहाँ कार्य करने की स्वतंत्रता थी और रविंद्रनाथ टैगोर की स्नेह छाया भी, इसलिए उनके जीवन के यह वर्ष उनकी स्मृति में सदैव आनंददायक बने रहे। यहाँ काष्ठ फलक, दीवार, कैनवस, रेशमी कपड़े और बोर्ड पर बनाए गए उनके कार्यों की न केवल सराहना हुई, बल्कि यह निजी संग्रह के लिए भी खरीदे गए। जल रंग, तेल रंग, टेम्परा और बोर्ड पर बनाए गए चित्र अपनी मौलिकता और स्वयं एक दूसरे से अलग होने के कारण उनके दर्शकों और प्रसंगों के लिए विशेष आकर्षण उत्पन्न करते थे। उन्होंने कागज के फटे पुराने टुकड़ों से कोलाज की कई कृतियां बनाई। यहाँ कई वर्षों तक प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित किया, जिनमें जहर दासगुप्ता, रामानंद बंदोपाध्याय, के.जी. सुब्रमण्यम, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, सोमनाथ होर, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार, सत्यजीत राय, फिल्म निर्माता आदि उल्लेखनीय हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, वृक्ष प्रेमी अथवा ट्री लवर। इसका समय है, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। 1936 से 37 ईस्वी में 10 महीने के लिए जापान की यात्रा पर गए। जापान यात्रा ने उनकी कला दृष्टि पर निर्णायक असर डाला। वहाँ उन्हें जापानी कला शैली के प्रख्यात चित्रकार एवं कला समालोचक ताकी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यही उनकी एकल चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसकी वहाँ के प्रेस और कला समीक्षकों ने भरपूर सराहना की। विनोद बिहारी मुखर्जी की कला, इस कलाकार की विभिन्न तकनीकों में बनाए गए भित्ति चित्र काफ़ी उल्लेखनीय हैं, क्योंकि 1923 ईस्वी में ही इस कला माध्यम में वह अनेक प्रयोग करते रहे थे। 1928 ईस्वी में कला भवन के छात्रावास की छत्र, 1929 ईस्वी में पांथशाला, 1940 ईस्वी में शांति निकेतन भवन तथा 1942 ईस्वी में चीन भवन की दीवारों तथा भीतरी छतों पर भित्ति चित्रों के निर्माण में उनकी कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। कभी सूखे स्तर पर अंडे की जर्दी के साथ रंग मिश्रित पर कर भारतीय शैली अपनाकर, तो कभी गीले स्तर पर इटली की भित्ति चित्र अंकन पद्धति, फ्रेस्को, भुआनों के अनुकरण पर किए गए कार्य तथा अपनी अभिनव शैली और विशिष्ट संरचना के कारण चर्चित एवं समादृत हुए। इस क्रम में उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिंदी भवन शांति निकेतन का मैनुअल संत, मध्यकालीन संत नामक भित्ति चित्र रहा। 1946 से 47 ईस्वी के मध्य संपन्न हुआ। इस कार्य से उनके अदम्य संकलन और पुष्पोचित परिकल्पना का परिचय मिलता है। 77 फीट लंबाई और 8 फीट चौड़ाई में हिंदी भवन सभागार में 3 तरफ बने इस भित्ति चित्र के निर्माण के द्वारा उनके असाधारण व्यक्तित्व का पता चलता है। अपनी एक आँख की रही सही ज्योति, जिससे कभी निर्धारित फलक का वह केवल 2 या 2.5 फीट आकार तक का स्थान ही देख पाते थे। यह कार्य किसी चमत्कार की तरह ही शुरू और खत्म हुआ। गीले स्तर के साथ इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बड़ी सफलता के साथ कार्य संपन्न करना सचमुच चमत्कार ही था। अपने बनारस प्रवास के दौरान संतों, सूफियों एवं साधुओं के संसार से उनका परिचय हुआ था और बनारस घाट के कई रेखांकन एवं रंग चित्र उनके द्वारा बनाए गए थे। संवत उन्हीं अनुभवों का एक विराट संसार उनके इस सुदृढ़ भित्ति चित्रों में दिखाई देता है। शैव वैष्णव उपासक रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, हनुमान गाथा, गुरु गोविंद सिंह और भगत चैतन्य के जीवन प्रसंग को यथास्थान संतुलित एवं समयोजित ढंग से निरूपित किया गया है। इस श्रृंखला के द्वारा विनोद बाबू ने सिद्ध कर दिया कि वह स्थान, कला और पात्र को विलुप्त विस्तार देते हुए भी
सबको कैसे किसी रंग सूत्र में गूंथ सकते हैं। इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ में 1951 ईस्वी से 52 ईस्वी में बनाए गए उनके 2 भित्ति चित्र बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। 1949 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन से इस्तीफा दे दिया और काठमांडू राज्य संग्रहालय नेपाल में क्यूरेटर का पद संभाल लिया। इस प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय कला, शिल्प तथा लोक जीवन के बड़े निकटता से अध्ययन किया। नेपाल से अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वे 1951 से 52 ईस्वी के बीच वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के कला विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात वे अपने पत्नी लीला के साथ मसूरी चले गए और वहां एक कला प्रशिक्षण केंद्र तथा बाल विद्यालय की स्थापना की। कुछ दिनों तक वह देहरादून, जयपुर और दिल्ली रुके। इस बीच 1954 ईस्वी से 56 ईस्वी के बीच हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं नाटककार जगदीश चंद्र माथुर के प्रयास से उन्हें पटना आर्ट स्कूल में 3 वर्षों का अनुबंध प्राप्त हो गया। उन्हीं दिनों अरविंद की रचनाओं में उनकी रुचि बढ़ गई थी और वह कला से संबंधित विषयों पर बड़ी गंभीरता से लेखन कार्य कर रहे थे। बांग्ला में उनकी लिखित 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 और चित्रकार 1979 है। वह कहा करते थे, किसी संग्रहालय चित्र दीर्घा के नष्ट हो जाने से उतना नुकसान नहीं हो सकता जितना कि एक पुस्तकालय के नष्ट हो जाने से। तुलना के लिए उन्होंने कहा है कि यदि फ्रांसीसी उपन्यासकार रोमारोला के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास जाक क्रिस्ताफ की पांडुलिपि जल गई होती तो दुनिया का अधिक नुकसान हुआ होता, बजाय इसके कि विश्व का कोई समृद्ध संग्रहालय जल गया हो। मार्च 1957 ईस्वी में विनोद बाबू की आंख का ऑपरेशन हुआ और जैसी कि आशंका थी उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। वे अपनी शारीरिक अक्षमताओं और परेशानियों के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, सिवा 2-1 मित्रों से और अपनी सहधर्मिणी श्रीमती लीला मनसुखानी के। विनोद बिहारी मुखर्जी 1958 ईस्वी में शांति निकेतन के कला भवन में लौट आए। शांति निकेतन में उनकी कृति को प्रकृति का पूर्व परिचित संस्पर्श मिला। इस बीच कला विषयक सिद्धांतों के प्रवक्ता और बाद में कला प्राध्यापक के रूप में कला भवन में कार्यरत रहे। 1968 ईस्वी में आचार्य प्रोफेसर तथा 1917 ईस्वी में प्रोफेसर एमरिटस का पदभार संभाला। 1917 ईस्वी में ही ललित कला अकादमी नई दिल्ली की रत्न सदस्यता फेलो से सम्मानित हुए। इस दौरान उनकी कलम और कूची समान रूप से चलती रही। हालांकि वह बोलकर लिखते थे और माटी, कागज, धातु के पत्रों को मोड़कर या मोटी रंगीन कलमों या कूची से आकार करते थे। कला भवनों के ऐसे ही भित्ति चित्रों में से एक बाजार का दृश्य है जो उनकी परिकल्पना को प्रस्तुत करता है। विनोद बाबू ने मुख्य रूप से टेम्परा माध्यम में काम किया, लेकिन उनकी रुचि तेल चित्रों में भी थी। भित्ति चित्रों में उन्होंने विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया। उनकी कला में बहुत अच्छे अर्थों में एक आत्म सजगता है, चिंतनशीलता है, चीज़ों पर गौर करने का एकांतित और एकाग्र आग्रह है। विनोद बाबू का प्रकृति से गहरा रिश्ता था। 1932 ईस्वी में उनके एक प्रसिद्ध चित्र ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी को इस संदर्भ में याद कर सकते हैं। 28 वर्ष की उम्र में कागज पर टेम्परा माध्यम से बनाए गए इस चित्र में काफ़ी परिपक्वता है। इस चित्र में केवल एक पुरुष आकृति है। धोती कुर्ते में उसके कंधे कुछ झुके से हुए हैं, विनम्रता से, और उससे एक संकल्प शक्ति है जो उसकी मुख मुद्रा में और उसके डग भरने से स्पष्ट है। सामने एक सीमुल का वृक्ष है, सूर्यमुखी, पुल, हंसी आदि भी उनके कुछ ऐसे ही चित्र हैं जिनमें प्रकृति की एक सघन उपस्थिति है। चित्र संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनकी टेम्परा, तेल रंग स्याही, लिथोग्राफ, एचिंग, ड्राइंग पॉइंट व वुडकट की कुल 27 आकृति सुरक्षित हैं, जिनमें सूर्यमुखी का फूल कैनवास पर, तेल रंग, मंदिर, नेपाल, इसका समय ये है, लिथोग्राफ प्रिंट, रसोई घर, लिथोग्राफ प्रिंट, गांव की दुकान, कागज पर टेम्परा, रेस्टोरेंट, सिल्क पर टेम्परा, बीरभूम का भूदृश्य, कपड़े पर टेम्परा, पुल, कपड़े पर टेम्परा, वृक्ष प्रेमी, मंदिर की घंटी, नेपाल प्रोसेसन, कागज पर पेन और स्याही, जंगल, प्ले, तेल रंग आदि प्रमुख हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज के आधुनिक चित्र विधि में उनका एक सेहरा जल रंग सुरक्षित है। विनोद बिहारी के अन्य प्रमुख चित्रों में दीपावली, मदर टेम्परा, इन द किचन सीरीज आदि उत्कृष्ट है। चित्र प्रदर्शनियाँ विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्र सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की सामूहिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। इसके बाद उनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ कलकत्ता, मुंबई, मसूरी और टोक्यो से
हुई। पुरस्कार सम्मान विनोद बिहारी मुखर्जी को कला की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 1974 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1977 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा टैसकोट्टम सम्मान से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में उन्हें रविंद्र पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने विनोद दा को एक शिष्य की कृतज्ञ और श्रद्धापूरित नेत्रों से देखा और इस यशस्वी कलाकार के जीवन पर 1972 ईस्वी में एक वृत्ति चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई शीर्षक से बनाया। इस वृत्ति चित्रण में विनोद बिहारी मुखर्जी के आत्मसंघर्ष और सृजना के क्षणों को अप्रतिम ढंग से दिखाया गया है। चित्रकला की शिक्षा सत्यजीत राय को शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी से ही प्राप्त हुई है। वह उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मानते थे। राय ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में कमेटी में कहा था, अंधापन बहुत जटिल है। राय ने अपनी बांग्ला पुस्तक विषय जलचित्र में विनोद बाबू पर एक मर्मक भरा लेख भी लिखा है। निधन कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद एक कर्मठ युवा 11 नवंबर 1980 ईस्वी को 76 वर्ष की आयु में अचानक से हमसे विदा हो गया। भारतीय कला के आधुनिक निर्माताओं में से एक विनोद बिहारी मुखर्जी यद्यपि अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी कलानिष्ठा, चिंतनशीलता और कलागत नैतिकता सदियों तक भारतीय कलाकारों को उद्वेलित करती रहेगी। उनकी इकलौती बेटी मृणालिनी मुखर्जी अब दिवंगत समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहचान रही हैं। विनोद बिहारी की पत्नी लीला मनसुखानी भी एक अच्छी कलाकार थी। तो ये आपका चैप्टर 21 का पार्ट फर्स्ट यहीं कंप्लीट होता है। कल पार्ट सेकंड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।